नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कुछ समय पहले टेलीविजन पर एक टेली सीरियल जो है बहुत भारत में लोकप्रिय हुआ। उस सीरियल का नाम था बालिका वधू। उसमें दरअसल एक बच्ची की कहानी दिखाई गई, जिस बच्ची की दरअसल कम उम्र में, यानी जब बच्ची थी तभी उसकी शादी कर दी गई और उसके बाद उसकी जिंदगी के संघर्षों को दिखाया गया। हालांकि उस सीरियल में, मैं उस सीरियल पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उस सीरियल को देखकर बहुत सारे लोग जो हैं, जब उस बच्ची की शादी होती है तो वो वाह वाह करते हैं कि कितनी छोटी सी बच्ची है, प्यारी सी बच्ची है, कैसे वो ससुराल चली जाती है। लेकिन ये जो बच्चियों की शादियां होती है ना, ये वाह वाह करने की चीज नहीं है, ये आह करने की चीज है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोचिए कितनी ही बच्चियां ऐसी हैं जिनकी कम उम्र में शादी कर दी जाती है। उनके कितने सपने होते हैं। बच्चियों को लगता है वो पढ़ेंगी लिखेंगी, कुछ बनेंगी जिंदगी में, अपने पैरों पर खड़ी होंगी। लेकिन 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में, जब उन्हें दुनियादारी की समझ भी नहीं होती, उनकी शादी करा दी जाती है। और उसके बाद ऐसी बच्चियां बहुत कम उम्र में मां बन जाती हैं। जो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, उन्हें जो है परिवार की और अपनी संतानों की जिम्मेदारी उठाने के लिए छोड़ दिया जाता है। हालांकि भारत में एक कानून है जिसके तहत बच्चों की शादी करना, यानी बाल विवाह जो है वो अपराध है। एक कानून है भारत में बाकायदा। लेकिन इस कानून के बावजूद भारत में बड़े पैमाने पर बच्चियों की शादी होती है। देश के कई राज्यों में होती है और ऐसा ही एक राज्य असम भी है। दरअसल होता क्या है कि यह कानून बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इस पर पालन नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार परिवार खुद शामिल होते हैं उसमें। परिवार शामिल होते हैं और एक कहावत भी है, मियां बीवी राजी क्या करेगा काजी। लोगों को लगता है परिवार जब इसमें संलग्न हो गए हो तो फिर इसमें क्या करें। तो बहुत सी राज्य सरकारें अपने वोट बैंक के लालच में या किसी और चीज में इन चीजों को ढिलाई दे देती है, इन चीजों पर एक्शन नहीं लेती। लेकिन असम की सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए, ऐसा लगता है, कमर कस ली है। असम में बच्चियों की जो शादियां हैं उनको रोकने के लिए बड़े पैमाने पर जो कदम उठाए जा रहे हैं। एक आंकड़ा यह कहता है कि निचले असम में जितनी शादियां होती हैं उनमें से 40% शादियां ऐसी होती हैं जो बच्चियों की होती है, कम उम्र के बच्चियों की होती है। और इस सब के कारण असम में अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो शिशु और मातृ मृत्यु दर है वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कम उम्र में बच्चियां अगर गर्भवती होंगी तो उनकी भी मृत्यु होगी, बच्चों की भी मृत्यु होगी जो उनके कोख में पल रहे हैं। ये सब चीजें ऐसी हैं जिसको रोकने के लिए असम की हेमंत बिस्व शर्मा सरकार ने, ऐसा लगता है, कमर कस ली है। बड़े पैमाने पर धरपकड़ चल रही है। अब तक असम में करीब 4000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं, 2000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो गई हैं जो लोग बच्चियों की शादियां करवाते हैं। लेकिन अचानक से इस पूरे मामले में मजहब का रंग आ गया है और यह कहा जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि यह दरअसल असम के मुसलमानों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। दो टूक में आज इसी पर चर्चा करेंगे। आखिर कानून का पालन करना या कानून का पालन करवाना और कानून तोड़ने वालों के लिए कानून के तहत सजा देने की कोशिश करना, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना, भला ये मजहब के खिलाफ कैसे हो सकता है? आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे दो टूक में। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए रिपोर्ट देखिए। असम में हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार ने राज्य में धड़ल्ले से हो रही बच्चों की शादियों को रोकने के लिए कमर कस ली है। बाल विवाह में शामिल लोगों के खिलाफ राज्य में अभियान छेड़ दिया गया है। असम पुलिस ऐसे लोगों की धरपकड़ में लगी है जो बच्चों की शादियां करा रहे हैं। अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 4000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राज्य के आंकड़ों का हवाला देते हुए ये चौंकाने वाला खुलासा किया कि साल 2022 में राज्य में 19 साल या उससे कम आयु की
1 लाख से ज्यादा बच्चियां गर्भवती हुईं। असम सरकार ने 23 जनवरी को यह फैसला किया था कि 14 वर्ष से कम आयु की बच्चियों से विवाह करने वालों के खिलाफ यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण पॉस्को कानून के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 14 से 18 साल की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ बाल विवाह रोकथाम कानून 2006 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। कानून अमल में आया तो राष्ट्रीय बाल आयोग सहित कई संस्थाओं और नेताओं ने इस कदम की सराहना की। राज्यजুৰি बाल्य विवाहर विरुद्धে चलोৱা অভিযানৰ আজি দ্বিতীয় দিন। আজিৰ দিনটোতো অসম আৰক্ষীয়ে বাল্য বিবাহত জড়িত বা যিসকলে এই বিবাহত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে উদগনি যোগাইছিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযান অব্যাহত ৰাখিব। ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে আমি বৰ্তমান 4074টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত সৰ্বমুঠ 8134 জন ব্যক্তিক আমি অভিযুক্তৰ শাৰীত ৰাখিছোঁ। देखिए, देश के मौलानाओं को समझ लेना चाहिए, देश संविधान से चलेगा, ना कि आपके कहने से चलेगा। जब बाल विवाह अनैतिक है, बाल विवाह कानून के विरुद्ध है, तो आपको करना ही नहीं चाहिए और लगातार सरकार को क्वेश्चन से कुछ नहीं बनना पड़ेगा। आपको संविधान के अनुसार चलेगा, आपके नियम और कानून आपके लिए है, लेकिन देश को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि देश के ये नियमावली पे उस पर काम करें। बाल विवाह कर कर आप क्या कर रहे हैं? बालिका का भविष्य खराब कर रहे हैं, उसका जीवन खराब कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी खराब कर रहे हैं। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने भी पारित कर दिया है कि 21 साल से नीचे आप शादी कर ही नहीं सकते, तो आपको भारत में रहना होगा तो संविधान का पालन करना होगा। देश जो है संविधान और कानून के आधार पर चलता है और असम में जो हो रहा है वो वहां कानून का लागू किए जा रहे हैं। अब कोई व्यक्ति इसका राजनीतिकरण करे वो गलत है, उसे धर्म से जोड़े वो भी गलत है। देश तो संविधान पे चलेगा और उन्हीं संविधान से अधिकार आते हैं जिन अधिकारों के आधार पे लोग जो है अपनी बातें रखते हैं। तो मुझे लगता है असम में जो हो रहा है वो कानून को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, वो सही है। अब यदि कोई व्यक्ति उसका राजनीतिकरण कर रहा है तो वो गलत है। लेकिन मजहब की राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियों और कट्टरपंथी मौलानाओं को बाल विवाह रोकने के फैसले में भी मजहब दिखाई देने लगा है। AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि ये कार्रवाई मुसलमानों को परेशान करने के लिए की जा रही है, तो कुछ ऐसी ही बयानबाजी असदुद्दीन ओवैसी भी कर रहे हैं। चाइल्ड मैरिज के लेके जो अभी गिमिक क्रिएट किया गया, जो एक माहौल क्रिएट किया गया, तो इसके जरिए एक बात क्लियर हो गया कि चाइल्ड मैरिज के तहत यहाँ में आदमी को जो जेल भराने का काम कर रहा है, ये एक प्रक्रिया जो है ये गलत है। चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का अभी तक रूल नहीं बनाया कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, तो उसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है, लेकिन पनिशमेंट कैसे इम्प्लीमेंट करेगा, कैसे अरेस्ट करेगा, कितना दिन रहेगा, प्रोसीड्यूर कौन होगा, कौन अरेस्ट करेगा, कोई रूल्स यहाँ में नहीं। जिन लड़कियों का विवाह हो गया, निकाह हो गया या शादी हो गई जिस किसी धर्म के मुताबिक, उन लड़कियों का क्या होगा? और ये जो आसाम में बीजेपी की सरकार है वो मुसलमानों के खिलाफ है, बायस्ड है। ऐसा नहीं है कि ये चाइल्ड मैरिज एक्ट का उल्लंघन सिर्फ मुसलमानों में होता है, बल्कि हिंदुओं में ज़्यादा होता है। आप जितने भी गांव देहात हैं, रूरल एरिया हैं, आप उनको देखिए, उनमें सब में जाके देखिए, बच्चा जैसे ही सियाना होता है, जवान के करीब होता है, उसकी शादी कर दी जाती है। तो इसमें ये कहना कि साहब मुसलमान ऐसा कर रहे हैं और कार्रवाई को सिर्फ एक रंग देना, मैं समझता हूँ ये आपकी उस गंदी मानसिकता का नतीजा है जिसकी वजह से आप हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देख रहे हैं जो न होने वाला है। तो आपने सुना स्टोरी देखी और मौलानाओं के डबल स्टैंडर्ड देखे। अभी साजिद रशीदी कह रहे थे हिंदुओं में भी तो होती है चाइल्ड मैरिज, बिल्कुल होती है, और इसलिए तो हम कह रहे हैं कानून जब चलता है तो हिंदू मुस्लिम नहीं देखता, सबके खिलाफ एक्शन हो रहा है। तो सवाल है कि इसमें हिंदू मुस्लिम और हिंदू राष्ट्र कहाँ से आया, समझ में नहीं आया। बहरहाल इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है। आज दो टूक में मेरा सवाल, जिस पर मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा आज का सवाल, बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ लड़ाई आखिर हिंदू मुस्लिम पर क्यों आई? जी हाँ,
मेरा सवाल एक बार फिर सुनिए, बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ लड़ाई आखिर हिंदू मुस्लिम पर क्यों आई, ये मेरा सवाल है। इस पर चर्चा करने के लिए फिलहाल मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। आइए तीनों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त जो हैं प्रमोद स्वामी जी जुड़ चुके हैं गुवाहाटी से सीधा। प्रमोद स्वामी जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रमोद स्वामी जी मेरे साथ, इसके अलावा डॉक्टर शोएब जमाई जुड़े हुए हैं, इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं आदिल हसन, AIMM के प्रवक्ता हैं, और कुछ ही देर में मेरे साथ लेखिका जो है शुभ्रास्त्रा भी जुड़ेंगी। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया, स्वागत। आदिल हसन जी, आप इसी के साथ इस डिबेट की शुरुआत करता हूं, जो मैं रिपोर्ट भी देख रहा था और जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि इसमें शादी कराने वाले पुजारी भी पकड़े गए हैं, मौलवी भी पकड़े गए हैं। तो जब मौलवी भी पकड़े जा रहे हैं, पुजारी भी पकड़े जा रहे हैं, हिंदू भी पकड़े जा रहे हैं, मुस्लिम भी पकड़े जा रहे हैं जिन्होंने बाल विवाह जिन्होंने कराया, तो फिर सवाल है कि इसमें ये हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम एंगल कहाँ से आ गया? आप देश का जो ग्राफिक आप देख लीजिए, नेशनल फैमिली जो वेलफेयर का सर्वे आता है, उसमें 12 मिलियन चाइल्ड मैरिज इंडिया में होते हैं। आपको बतला दें 2005 और 6 में जब सर्वे आया था 47.4 चाइल्ड मैरिज का था, घटकर 2015 में 26.8 आ गया, वही घटकर 23% पे आ गया 2020-21 में। राजस्थान में 25.4 है, मध्य प्रदेश में 23.1 है, हरियाणा में 20% है, उड़ीसा में 20.5 है, कर्नाटका में 42% था, अब घट के 21.3 आ गया। मेरा कहना, विश्वासा साहब 15 साल आप कांग्रेस में मंत्री थे, 5 साल बीजेपी में मंत्री थे, फिर आप चीफ मिनिस्टर बने हैं। आप एक जरा भी दिखला दीजिए कि आपने कभी चाइल्ड मैरिज रोकने पे कुछ बात की। जो यूनिसेफ का रिपोर्ट है, यूनिसेफ में साफ साफ कहा गया है कि अगर चाइल्ड मैरिज को रोकना है तो आपको गर्ल्स में एजुकेशन को प्रमोट करना पड़ेगा, आपको रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, आपको सोशल अवेयरनेस कैंपेन करना पड़ेगा। बतलाएं, हेमंत बिस्वासा साहब मंत्री तो लगातार बनते गए और लगातार सत्ता में रहे, लगातार उन्होंने सहयोग, सत्ता में रहे और बने रहे और हर सुविधा भोगी, लेकिन एक भी फोटो दिखला लीजिए उन्होंने चाइल्ड मैरिज पे कुछ बोला। लगातार रात में उठते हैं और आप कानून, डोरी एक्ट भी देश में है, देश में डोमेस्टिक वायलेंस भी है, हम सबका चाहते हैं कि इंप्लीमेंट हो, लेकिन इंप्लीमेंटेशन का तरीका होना चाहिए। आप उस बतलाइए कि उस जो लड़की की शादी हुई उसके लिए आप क्या कीजिएगा, आप उस लड़की के साथ क्या कीजिएगा, उसको क्या फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिएगा। आदिल जी एक बात बताओ। जी बताइए। इस देश में ना बहुत समय से जी, और रोड सेफ्टी को लेकर, हेलमेट पहनने को लेकर के जी बहुत सारी कैंपेन चलती हैं, आए दिन कैंपेन चलती है, बेशक चलती है। पुलिस वाले जो है ना, बाकायदा फिल्म स्टार को ले आते हैं जो खड़े होकर चौराहे पे बताते हैं कि भाई हेलमेट पहनना जरूरी है जी, लेकिन उसके बावजूद ना, जब तक ट्रैफिक पुलिस वाला आगे चालान काटता नहीं दिखता ना, तब तक लोग जो है हेलमेट नहीं पहनते। ये हिंदुस्तान की फितरत में है, मैं बता रहा हूं अभी। नहीं, ये एक मिनट रुकिए, मेरी बात नहीं है, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात जी। पूरी होने दीजिए। रेड लाइट होती है, बेशक होती है, रेड लाइट पे सबको रुकना चाहिए, एकदम रुकना चाहिए, लेकिन रेड लाइट पे लोग गाड़ी लेके जाते हैं, दाएं बाएं देखते हैं, पुलिस वाला तो नहीं है, उसके बाद खट से भगा ले जाते हैं। इसलिए कैमरे लगाने पड़ते हैं और उनको फिर चालान भेजना पड़ता है। बेशक जब कानून का डंडा चलता है ना, तो इस देश में चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए आज से नहीं, बहुत सब समय से, और मुझे नहीं पता आपने क्यों नहीं विज्ञापन देखे, क्यों नहीं आपने ये सब कैंपेन देखे। देश भर में कैंपेन चल रहा है, लेकिन अभी आपने दुनिया भर के आंकड़े दिए, मैं आपको असम का आंकड़ा इसी देश का आंकड़ा मैं दे रहा हूं, इसी देश का आंकड़ा मैं आपको असम का आंकड़ा दे रहा हूं। निचले असम में 40% शादियां जो है बच्चियों की होती है जी। 2022 में 1 लाख बच्चियां, आप कल्पना कीजिए, 1 लाख बच्चियां मां बना दी गई 2022 में जी। यह आंकड़ा है। तो क्या कर रहे थे हेमंत बिस्वा सरकार? मैं कह रहा हूं नाकाम होंगे वो। क्या कर रहे थे वो? 15 साल कांग्रेस के मंत्री थे, वो क्या कर रहे थे? मैं कह रहा हूं कि 15 साल हो, 20 साल हो, वो क्या कर रहे थे भाई? मेरे सवाल पे आइए ना, मेरे सवाल पे आइए ना। मेरे सवाल से तो आप अभी तक भाग ही रहे हैं। कोई नहीं भाग रहा, आपका जवाब देने के लिए तैयार है ना। मेरे सवाल तो अभी आपने जवाब ही नहीं दिया जी, बोला जाए। और अभी तो आपने जितना ज्ञान दे दिया, उस ज्ञान को बताने में लग रहा है जी। अभी मैं सवाल, आपने जवाब नहीं दिया और मैं उस सवाल पे दोबारा आ रहा हूं। उन्होंने अब तक कुछ नहीं किया होगा, आज अगर वो कानून लागू कर रहे हैं तो मैं सीधा सवाल आपसे ही पूछा था कि इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं आप? जब इसमें हिंदू भी पकड़े जा रहे हैं, मुस्लिम भी पकड़े जा रहे हैं, पुजारी भी पकड़े जा रहे हैं, मौलवी भी पकड़े जा रहे हैं, तो इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल आप क्यों दे रहे हैं? मैं तो सीधा सवाल ये बताइए। इसलिए बोलना है कि 90% केस मुस्लिम कम्युनिटी पे आपने किया
और आपने लोअर आसाम और अपर आसाम में डिवीजन किया। अपर आसाम में आप जमीन का पट्टा दे रहे हैं जो लैंडलेस है, लोअर आसाम में आप बुलडोजर चला रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। आप उसको आप बताइए कि आप क्या फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिएगा जिसके साथ हुआ। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ एक्शन नहीं, हेमंत बिस्वा बाइस्ड है, अरे आदिल जी, एकदम बाइस्ड है। आदिल जी, ठीक है, आपने यही आरोप उन पर लगाया। भी भ्रष्टाचार का आरोप है। रुकिए वो भी जांच करवाएं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से। रुकिए, आपने ये आरोप लगा रहे हैं ना? एकदम आरोप लगा रहे हैं, डाटा है मेरे पास। अच्छा, आपके पास डेटा है कि हिंदुओं को नहीं पकड़ा? हाँ, 90% मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, डाटा आप चेक कर लीजिए। प्रमोद स्वामी जी, हाँ, इस बीच एक मिनट, हाँ, प्रमोद जी मैं आ रहा हूँ, प्रमोद जी एक मिनट, मैं इस बीच बता दूं, शिवरास्ता जी भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, लेखिका हैं शिवरास्ता जी, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शुक्रिया शिवरास्ता जी जुड़ने के लिए। हाँ, प्रमोद जी वो कह रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें मुसलमानों के खिलाफ एक्शन ज्यादा हो रहा है, हिंदुओं के खिलाफ नहीं हो रहा है। आज जैसे आपने शीर्षक रखा बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ कार्रवाई, इसमें हिंदू मुस्लिम की बात कहां से आई? बिल्कुल आपकी जो शीर्षक है बिल्कुल सही है, और मैं मेरे विद्वान जो साथी इसके पहले बोल रहे थे उनको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें 60% जो मुस्लिम लोग अरेस्ट हुए हैं और 40% इसमें हिंदू भी हैं, और इसमें पुजारी भी है, इसमें काजी भी है। आपने कहा कि कार्रवाई अभी क्यों चालू की गई, तो FFHS 5 की जो सेक्रेट रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बहुत ही भयावह है, और आसाम में जो टीन एज जो प्रेग्नेंट जो है उनकी जो मृत्यु की दर है आसाम में, उनका जो मृत्यु का रेशियो है वो 16.80 है, लगभग 17% जो है वो गर्भवती हमारी बच्चियां जो है वो टीन एज में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और 18 बरस के से जो कम की जो हमारी बच्चियों की जो शादी की जो दर है वो पूरे भारत वर्ष में 31% है, और आसाम में जो है वो पूरे भारत वर्ष में आसाम में जो है वो 23%, 31% है, और पूरे भारत में 23% है। इसके अलावा जो आपने जिक्र किया धुबरी जिले का, वो धुबरी जिले में बिलो 18 ईयर्स की जो संख्या जो दर है, जो आपने 40% बताया लोअर असम का, धुबरी जिला भी लोअर असम में है, जहां उसकी जो दर है रेशियो जो है वो 50% से भी ऊपर है। जब यहां जब एक सामाजिक कुरीति के खिलाफ आसाम सरकार जंग लड़ रही है, और सामाजिक कुरीति के खिलाफ हमारे पहले भी जो समाज सुधारक रहे, राजा राम मोहन राय रहे, चाहे विद्यासागर जी रहे, इन लोगों ने भी सामाजिक कुरीति के खिलाफ जंग लड़ी थी। तो आज दो चीजें हैं, एक कानून, सख्त कानून, और दूसरी सामाजिक अवेयरनेस। तो आसाम सरकार जो है 14 बरस से जो 18 बरस की जो बच्चियों की शादी हुई है उनको जो अरेस्ट किया गया है वो बेलेबल सेक्शन है, और 14 से जो बिलो है वो नॉन बेलेबल सेक्शन है। अब कितनी भयावह स्थिति है कि 14 बरस से नीचे की जो बच्चियां है उनकी शादी कर दी जाती है, तो उसके ऊपर में जो है पोस्को कानून लगा है। लेकिन जो भारत का जो संविधान है उसके अनुसार 18 बरस के नीचे आप ब्याह नहीं कर सकते, लेकिन 14 से 18 बरस की जो बच्चियों की जो शादी हुई है उसको फिर भी हमने मानवीय दृष्टिकोण देखते हुए उसमें बेलेबल सेक्शन अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। नहीं, अवेयरनेस कैंपेन के साथ में कानून की भी आवश्यकता है। टाइम देते, अवेयरनेस देते 1-2 महीने का, आपका एक भी फोटो नहीं। आप बोलिएगा आपको। अशोक जी ने बड़ी खूबसूरती से इस बात को क्लियर कर दिया कि अगर कहीं में रेड लाइट भी लगी होती है तो लोग जब पुलिस वाला नहीं रहता तो गाड़ी को भगा देते, तो देश में फिर कानून की क्या आवश्यकता है, संविधान की क्या आवश्यकता है? सोशल सेक्टर आपको चलेगा। आदिल जी रुकिए, एक बात पूरी होने दीजिए। देश तो संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। देश में कानून है जिसका पालन किया जा रहा है, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं दिखाना चाहिए। ये आपकी और हमारी बच्चियों की जिंदगी का सवाल है। तो मैं तो यही हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इसमें कानून न देख करके, जाति धर्म और मजहब न देख करके इस सामाजिक कुरीति के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। और डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी ने जो एक कदम उठाया है उसमें विपक्ष और अन्य जो सामाजिक संगठन है वो हमारी इस पहल का आदिल जी रुकिए 1 मिनट। अच्छा हुआ आपने आंकड़ा दे दिया जो मेरे पास नहीं था, और मुझे खुशी हुई वो आंकड़ा आपने दिया, वो मेरे सवाल को और जस्टिफाई करता है। 60%, 40%,
90% है। अरे चेक सर कर आप लीजिए। आप बिहार से, एक मिनट रुकिए सर, आप दिल्ली में बैठे हैं, बिहार से आते हैं और वो असम में बैठे हुए हैं। मैं असम के एडवोकेट अरे साहब का भी ऑनलाइन लगाइए जो केस सर लड़ रहे छोड़िए, हैं। रुकिए, ये आंकड़ा आप कोई आप भी यहीं आंकड़ा स्टूडियो से लगाइए। एक मिनट सुनिए, कोई भी आंकड़ा आप देंगे वो नहीं चलेगा ना। जी। अभी तो मैं कह रहा हूँ सारी रिपोर्ट आ रही है जी। कि पुजारी पकड़े जा रहे हैं बताएं ना अवेयरनेस के लिए क्या किए हैं, अवेयर कितना नहीं, स्कूल एक मिनट खोले एक मिनट हैं। एक मिनट रुकिए, नहीं मेरी डिबेट को इधर अवेयर एक मिनट सर, फोटो दिखा प्रमोद जी दीजिए एक मिनट, विश्वास प्रमोद जी एक मिनट, हाँ शुभराज सर जी आ रहा हूँ, एक मिनट प्रमोद जी रुकिए प्लीज, प्रमोद जी एक मिनट, आदिल जी मैं ऐसे बीच में नहीं, प्रमोद जी रुकिए एक मिनट, प्रमोद जी प्लीज रुकिए, प्रमोद जी रुकिए। आपको इस तरह के बेहुदे सवालों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं कि आपने इतने साल से हिंदुस्तान में क्या ये इतने साल से क्या हिंदुस्तान में लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा क्या? आदिल जी बीच में नहीं बोलिए प्लीज, मुझे बीच में बोले चिल्लाने के लिए मजबूर मत कीजिए, डिबेट को डिबेट की तरह कीजिए। मैं तो बहुत नहीं सरल भाषा में आपको मत बोल रहा बोलिए, हूं। मत बोलिए, जब आपसे कहा जाए तब आप बोलिए, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं प्लीज। ये कोई तरीका नहीं है कि आपने अब तक नहीं किया, आपने ये जो सच्चाई है। फिर मैं आदिल ये तो सच्चाई जी है। मैं आपका नमस्ते अशोक कर दूंगा, भाई, इस तरह से आप मुझे चिल्लाने पर मजबूर नहीं, करेंगे। मैं प्यार से आपको नहीं बोल आप रहा प्यार से मत बोलिए, जब आपसे कहा जाए तब आप बोलिए। यहाँ पे 2 मेहमान और बैठे हैं, मैं जी, उनके पास गया नहीं, जाइए। आप ही सारी ज्ञान लेके नहीं, बाकी वो भी ज्ञानी लोग हैं जो बैठे हैं। बेशक बेशक सबका सम्मान करते हैं। तो ये कोई तरीका नहीं हो सकता कि आपने अरे हिंदुस्तान में फिर कह रहा हूं मैं, कब से नहीं हो रहा बच्चों के विवाह टीवी, उसके बावजूद अगर लोग 14 साल की बच्चियों की शादियां कर रहे हैं तो फिर ये कौन सा दिमाग है आपका? शुभराज सर आप रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं जाऊंगा शोएब जमाई के पास। ये बहुत ही हास्यास्पद सी बात है अशोक जी कि एक सरकार अगर क्रैकडाउन कर रही है बाल विवाह पर, तो उसमें यह कुतर्क दिया जा रहा है कि सरकार को अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए था। अवेयरनेस कैंपेन उनके लिए चलाया जाता है जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, जो असम में डेटा जो भी हेमंत बिस्व शर्मा जी ने आरसीएच की डेटा वेबसाइट पर अपने ट्विटर अकाउंट पर डाली है, आरसीएच पोर्टल से निकाल करके डाली है, इससे प्रामाणिक डेटा तो नहीं होगा जो पिछले वक्ता जिन्हें जो अपनी बात कही, तो उसमें तो पूरा मामला है ना कि जो लोअर असम है वहां पे जो बाल विवाह का जो रेट है वो आप देखिए जा करके। तो लोअर असम और अपर असम में डिवीजन है भाई साहब। आप हो सकता है असम में बैठ करके एडवोकेट आप होंगे वहां, लेकिन आपको इसका मतलब कि ग्राउंड रियलिटी के बारे में कुछ नहीं पता। आप अगर ये कहना चाहते हैं कि लोअर असम में बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है, वहां पे अवैध रूप से बांग्लादेशी मुसलमान नहीं बसे हुए हैं, तो ये तो मैं आपके प्रोफेशनल जीवन पर मैं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही हूँ। इसका जवाब मैं भी बिहार से आती दूंगा हूँ, लेकिन बिहार का डीएनए होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि थोड़ा तर्कों के साथ ही बात रखनी चाहिए। कहाँ का डेटा आप कोट कर रहे हैं कि 90% केस मुसलमानों के खिलाफ है, और अगर 90% मैं मानती हूं कि मुसलमानों के खिलाफ होगा भी, तो आप ये बताइए ना कि कितने केसेस रजिस्टर हुए जहां पे मुसलमान कम्युनिटी में बाल विवाह की बात हुई, कितने केसेस रजिस्टर हुए जहां पर हिंदू कम्युनिटी में बाल विवाह की बात हुई। ये आप डेटा अगर डालते हैं 10% और 90% को आप डेटा के साथ रखिए, और ये भी बताइए कि अपर असम के कितने केसेस रिपोर्ट हुए, लोअर असम से कितने केसेस रिपोर्ट हुए, ये दोनों चीजें बताइए, उसके बाद आप आपके डेटा की वैलिडिटी होगी। ओके बोलिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए अशोक जी, सिंपल सी चीज है, असम का जो समीकरण है, जो डेमोग्राफिक समीकरण है, उस पर बहसें लगातार चल रही हैं, आज से नहीं चल रही है, इंदिरा गांधी जी के समय से चल रही है। बस अब मामला सिर्फ इतना है कि चूंकि मीडिया अब जागरूक हो गई है और असम और बाकी पूर्वोत्तर के क्षेत्रों पर भी नजर अब मीडिया की है, तो चीजें रिपोर्ट हो रही है। अभी तक चीजें रिपोर्ट नहीं होती थी। हम नहीं जानते क्या कि मंगलदोई में क्या हुआ था, हम नहीं जानते क्या कि किस तरीके से जिले के जिले पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी से पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी 80% 90% इन्फिल्ट्रेटर से भर दी गई। और ये मैं नहीं कह रही, ये विधानसभा में, असम विधानसभा में वहां के विधायक ने आधिकारिक रूप से ये बात कही है। आज टीएमसी में जो चली गई नेता कांग्रेस की, उनका आधिकारिक बयान है इस मुद्दे पर। तो क्या हम किसके साथ छलावा कर रहे हैं? डेटा कभी गलत नहीं होता, इसीलिए डेटा पर ट्रस्ट करना चाहिए। और एक ऐसी सरकार है जिसको जनता ने चुना है, वो कुछ मेजर्स ले रही है, उसके आपको तरीके पर अगर दिक्कत है तो आप बिल्कुल सवाल उठाइए, लेकिन आप फेक डेटा कोट करके सवाल नहीं उठा सकते। बोलिए रिस्पॉन्ड कीजिए आदिल जी, फिर मैं आसाम बांग्लादेश का जो मुद्दा है,
बीएसएफ बॉर्डर पर है, बॉर्डर डिफेंस मिनिस्ट्री मोदी सरकार देख रही है। अरे सर, और जाकर बांग्लादेश में मोदी जी जा रहे हैं। 15 साल से हेमंत बिस्वा वहां मंत्री थे, फिर मंत्री थे भाजपा में, फिर अभी चीफ मिनिस्टर है। बार बार बांग्लादेश 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 बोलने से आदिल बीएसएफ पे ऑपरेशन कर रहे हैं। आप बीएसएफ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप बीएसएफ पे क्वेश्चन कर रहे हैं मत कीजिए। और आप जो बोल रहे हैं बीएसएफ लोअर आसाम और अपर आसाम में आपकी सरकार आप सवाल उठा रही है, आप सवाल उठा रही है। आप बीएसएफ पर कर रहे हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी क्या कर रहे हैं? राजनाथ जी क्या कर रहे हैं? एक मिनट रुकिए, अमित शाह साहब क्या कर रहे हैं? बताइए सरकार क्या कर रही है? आदिल जी, मैं आपको नमस्ते कर दूं। एक मिनट, नहीं सुनिए शुभराज, एक मिनट रुकिए। मैं अपनी डिबेट को डिले होने की परमिशन किसी को नहीं दूंगा। अगर वो उन्होंने जिस कंटेक्स्ट में बोला आप समझे, ऐसी कंटेक्स्ट में आपने कंटेक्स्ट समझा नहीं समझा आपने। आप सीधा चलेगा कि घुसपैठ हो रही है, उन्होंने आंखों को लेकर बात करी ना। अभी सरकार से सवाल कर रहा हूं। आप प्लीज, मैं आपको सादर नमस्ते कर देता हूं। आप यहां से जा सकते हैं अगर आपको कुछ एकदम अगर मेरे जो आप मेरे उन्होंने आपसे आंकड़े पूछा, आप आंकड़े जवाब दीजिए ना। उन्होंने आंकड़े आप चले गए कि डिबेट वो घुसपैठ उन्होंने घुसपैठ की बात की है। तो घुसपैठ की बात उन्होंने किस कंटेक्स्ट में की? कंटेक्स्ट में उन्होंने वहां का जो डेमोग्राफी है उसके कंटेक्स्ट में। भाई बांग्लादेशी भैया आदिल जी को स्क्रीन से हटा दीजिए। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए डिबेट में। आप नहीं चाहते, आप बुलाए तब आए, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। इनको नहीं, आपने बुलाया तो आप वो कर रहे हैं। मुझे मैच पे डायरेक्ट इनको स्क्रीन से हटाइए। शोएब जमाई को लाइए। रुकिए शुभराष्ट्र जी, मुद्दों पे बात होगी, जिसको बात करनी है बैठे। अगर मुद्दों से इधर उधर किसी को भटकना है तो वो जाए प्राइवेट चैनल में चिल्लाए, चीखा चिल्ली करे। मैं यहाँ पे जवाब तो सुनना पड़ेगा अशोक साहब। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए शोएब जमाई, मुद्दे पर आए सीधा। शोएब जमाई, अगर एक कानून का पालन हो रहा है तो उसमें किसी को एतराज क्यों होना चाहिए? देखिए, जहां तक बात कम उम्र में बच्चियों की शादी करने का मामला है, तो इतनी संवेदनशीलता तो हमारे अंदर है ही और सबको होना चाहिए। एक बेटी का बाप होने के नाते भी ये होना चाहिए कि कम उम्र में मेरी बेटी की शादी क्यों हो। जब तक वो पढ़ लिख ना ले, जब तक वो बालिग ना हो जाए, जब तक वो बिल्कुल उसकी करियर जो है कम से कम उसकी शिक्षा पूरी हो जाए और इतना उसके हेल्थ स्टेटस बन जाए तो वो शादी के लायक हो, तभी होना चाहिए। इतनी संवेदनशीलता तो है, होनी चाहिए। मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि ये हिंदू को कम हुआ और मुस्लिम को ज्यादा हुआ। इसलिए हमारा सवाल प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पर है। ओके, हमारा सवाल आज की एग्जिस्टिंग हालत जो बने हैं उसके समाधान पर है। हम ये कहते हैं कि आपने एक डंडा चलाने की कोशिश की लेकिन उसमें अंधाधुंध चलाया, और जो 2010 में जिन लोगों की शादी हुई कम उम्र में, 2012 में जिनकी शादी हो गई, अब वो लड़कियां, वो बच्चियां, उनके बच्चे भी हैं और इसमें ज्यादातर गरीब लोग हैं, सोल ब्रेड अर्नर हैं, कोई ठेले वाला है, कोई छोटी मोटी दुकानें हैं, ऐसे सब गरीब है। इसमें कोई अमीर आदमी आपको नहीं मिलेगा। जो अब उन लड़कियों की जो अब क्या खता है कि उनके हस्बैंड अब जेल में रहेंगे तो उनको ना उनके बच्चे का देखभाल करने वाला, ना उसके घर का पालन करने वाला कोई वहां मौजूद नहीं है। सवाल ये होता है कि किसी भी राज्य में अगर इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसके खिलाफ एक अभियान चलाया जाएगा, तो लोग इस पे अभियान पे सवाल नहीं उठाएंगे बल्कि प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पे सवाल जरूर उठाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि सुब्रास्त्रा जी ने अभी जल्दबाजी में या पता नहीं किस वजह से उन्होंने घुसपैठिए की बात उठाती। मैं ये कहता हूं कि ये एक प्रिजुडिस है, ये एक पूर्वाग्रह है कि लोअर आसाम में देखिए मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लिहाजा एक स्पाइन चिलिंग वेव क्रिएट कीजिए जिससे वोट का पोलराइजेशन होगा। और ये जिस तरह की जो जल्दबाजी, ये जो हेस्ट है, मैं पूछता हूं पिछले 2 महीनों में किसी की शादी हुई है जो बाल विवाह में, वो कहां गिरफ्तार हुआ? आप जिस वक्त होता है उसके आसपास क्या पुलिस के थाने नहीं होते हैं? तो अब जो हो रहे हैं उसकी गिरफ्तारी ना होकर के 2012 में, 2010 में जिनकी शादी हो चुकी है, अब वो 25 साल की, 28 साल की महिलाएं हैं, उनके बच्चे 2-2 हैं, 3-3 हैं, आप उस गरीब पति को उसको गिरफ्तार कर लिए, उसमें से महिलाएं जो प्रोटेस्ट कर रही है। सवाल सिर्फ इस बात का है कि जो गरीब आपके हंटर में क्या गरीब आदमी पिसेगा? सर बोलने दीजिए उनको, एक मिनट। ओके, एक मिनट रुकिए प्रमोद जी, प्लीज रुकिए। प्रमोद जी रुकिए।
शोएब जमीन, आप जो सवाल उठा रहे हैं वो आपने प्रोसेस का सवाल उठाया, बहुत अच्छा शुभराज, उस पर रिस्पॉन्ड कर। उससे पहले मैं छोटी सी बात आपसे एक बात पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने कहा ये आपने शुरुआत करी बड़े आपने कहा कि भाई बच्चियों, कोई भी बच्ची हो इस तरह से उसकी जल्दी शादी नहीं, आपने इसको धर्म, लेकिन कुछ नेता तो कर रहे हैं ना इसमें, AIUDF या MIM, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर शुभराज सर रिस्पॉन्ड करेंगे आपकी बात पे। जी जी, मैंने बिल्कुल सारे नेताओं का मैंने यहाँ से इंटरव्यू भी देखे हैं और पढ़े हैं, सब ने ये कहा कि 2006 से ये कानून लागू है और 2000 और पिछले 6 सालों से जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये जो 6 सालों का जो अभियान का जो रिकॉर्ड है कि कितना सरकार इसको कम करने में, यानी आज से 6 साल जो पहले आंकड़े थे बाल विवाह के और अब जो आंकड़े हैं उसमें कितनी कमी आई है, इसका प्रमाण दिखाने के बाद ही तो आप कह सकेंगे कि हाँ हमने इतना कम किया है मेरी सरकार रहते हुए भी, अब हम इसके डायरेक्शन में आखिरी पत्र। सवाल यह है कि 6 सालों से आप पकौड़ा तल रहे थे क्या? 6 सालों से आप क्या कर रहे थे? आपको अचानक रात में ख्याल आता है कि हमको 2000 लोगों की गिरफ्तारी कर लेनी है, स्पाइन चिलिंग वेट कर लेनी है। सवाल सिर्फ इतना है कि गरीब आदमी क्यों पिसेगा इसमें? इसमें सारे पॉलिसी की मैटर्स जो है, इसके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जो लोकल पुलिस के थाने हैं, जो लोकल मजिस्ट्रेट है, लोकल यहां से जो सरकार की अमला है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? गरीब आदमी पे रिस्पॉन्ड कीजिए, मैं फिर ब्रेक पे जाऊं, उससे पहले रिस्पॉन्ड कीजिए आप। जी, एक तो ये सरासर झूठ है कि एक स्पाइन चिलिंग, फियर मॉन्गरिंग की जा रही है, शब्द जो यूज किया गया स्पाइन चिलिंग, ये डेटा है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी अपने तथ्यों को। जिसको मेरे कहे पर एतबार नहीं हो वो उस समय के विधायक का जाकर के असेंबली का रिकॉर्ड जो है स्पीच का वो देखें। उसके अलावा वो अभी जो तात्कालिक कुछ दिनों पहले तक जो MP थी असम, अपर असम से, उनका बयान देखें। ये मैं इसमें नहीं जाऊंगी, एक मैं रेकमेंड कर देती हूँ, अब मेरी जो किताब है द लास्ट बैटल ऑफ सरायघाट, वही पढ़ ले, सारी रिसर्च उसमें करके रखी हुई है और विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है उसमें। तो मैं उसमें नहीं जा रही कि घुसपैठिए का सवाल क्यों आया। आने का कारण सिर्फ इतना था कि आदिल जी ने अपर असम और लोअर असम के डेटा के डिफरेंस की बात की, तो मैं उसको पुष्ट कर रही थी कि ऐसा क्यों है। बात जहां पर आती है प्रोसेस की, अवेयरनेस की, मैं फिर से पूछ रही हूं अशोक जी, आपको या मुझे या शोएब जमई को, हम लोगों को क्यों क्लैरिटी नहीं है? हम लोगों को तो क्लैरिटी है ना भाई कि बच्चों की शादियां 18 साल के बाद ही होंगी, बच्चियों की शादियां 18 साल के बाद होंगी। तो ये कौन लोग हैं जिनको ये कंफ्यूजन है कि 18 साल से पहले शादी हो सकती है? निश्चित रूप से वो देश के नागरिक नहीं है। तो ये सवाल उठाया जाएगा ना भाई। इस सवाल उठाने में पोलराइजेशन कहां से आ गया? अब अगर किसी के दिमाग में ही पोलराइजेशन है तो फिर तो इस देश में किसी चीज पे बहस। मैं इसका छोटा सा जवाब, मैं एक बात बता दूं कि जब से ये सरकार आई है, जो पहली सरकार 2016 में बनी भाजपा की असम में, उसके बाद से लगातार इन्फिल्ट्रेटर्स के ऊपर प्रहार पे प्रहार किए जा रहे हैं। अगर मालूम नहीं हो शोएब जी को तो अपना रिसर्च पुख्ता करें। लगातार जो भी बांग्लादेशी माइग्रेंट्स जो वहां रह रहे थे, आपके काजीरंगा में रह रहे थे या बाकी जो नेशनल पार्क से वहां रह रहे थे, वहां से लगातार ये अभियान चल रहा है। तो ये कहना कि ये किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ है, सरासर गलत है। ठीक है, एक कंटेक्स्ट में ये उसमें कड़ी है। मैं इसको ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें मैं ये कड़ी के रूप में। शोएब जी रुकिए, शोएब जी प्लीज रुकिए, 1 मिनट रुकिए शोएब जी प्लीज, मुझे एक ब्रेक लेना है। 1 मिनट प्रमोद जी प्लीज रुकिए। ये कंटेक्स्ट में एक जो है घुसपैठ का जिक्र आया जिसका आदिल जी ने उठाया था, शुभराज सर ने उसी कंटेक्स्ट में, लेकिन मैंने कहा आप उस कंटेक्स्ट में लोगों ने जवाब दिया, ठीक है। इसके आगे मैं इस विषय मेरा बड़ा स्पष्ट है ना, मैं फिर कह रहा हूं कि आप जब हम कहते हैं कि आपकी शादी की एक उम्र फिक्स है, आपको उसी में शादी करनी है, तो उसके लिए अवेयर करने के लिए हिंदुस्तान में बहुत कुछ हो चुका। अब ये सही सवाल है, कौन लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं है कानून, और कौन लोग हैं जो इस बात पे अड़े कि 14 साल में ही बच्चियों की शादी करेंगे, 15 साल में ही बच्चियों की शादी करेंगे। संविधान की, वैसे तो संविधान की किताबें लेकर, संविधान के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरते हैं कि देश संविधान से चलेगा। तो यहां अगर संविधान के तहत, एक कानून के तहत अगर कार्रवाई हो रही है तो उसको हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की हो रही है। मेरा मूल सवाल फिर वही है कि इसको आप प्रोसेस पे सवाल उठाएं, आप कहें कि भाई ये इसमें ये खामी है, वो सब समझ में आता है, लेकिन आप इसको हिंदू मुस्लिम क्यों बना रहे हैं? ये हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। और मेरा सवाल उन्हीं से है, जो लोग इसको हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं वो दरअसल एक डिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए घुसपैठ का भी मुद्दा आ रहा है। मैं फिर आऊंगा, मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे पर हम बने रहे, क्योंकि सेंसिटिव मुद्दा है, समाज से जुड़ा मुद्दा है, और इसीलिए जो है
राष्ट्रीय बाल आयोग ने कहा है कि बहुत सही कदम है, क्योंकि देश में तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम अवेयरनेस के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है, बच्चियों की शादी कर रहे हैं, बच्चियों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। मैं आऊंगा इस ब्रेक के बाद, प्लीज मुद्दे पे बने रहिए प्लीज। रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए RBI के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? RBI अधिकृत बैंक, NBFC या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। RBI के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। तो दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में असम में जिस तरह से बाल विवाह के खिलाफ एक अभियान छेड़ा हुआ है, उसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इस अभियान को लेकर के जो है कई तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं, इसके प्रोसेस पे सवाल उठा रहे हैं और इसको हिंदू मुस्लिम रंग देने की भी कोशिश हो रही है। इसी सब पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। प्रमोद स्वामी BJP से जुड़े हुए हैं, मेरे साथ शुभ्रास्ता जुड़ी है, लेखिका है, डॉक्टर शोएब जमई जुड़े हैं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के। डॉक्टर शोएब जमई, आप इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, आपने प्रोसेस को लेकर कुछ सवाल उठाए थे। हाँ जी, मैं उसी को ले प्रमोद जी को मौका देता हूं, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। प्रमोद जी प्रोसेस को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जिनकी शादियां 2010 में हुई, 12 में हुई, अब वो इस तरह से भुगत रही है, उसके कारण तकलीफ है। जमाई साहब को मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें जो मैक्सिमम जो अरेस्ट हुए हैं वो 2020, 21 और 22 के हुए हैं। तो आप जो 2010 वाली बात बोल रहे हैं वैसी बात इसमें नहीं है। और इसके अलावा भी जो इसमें जो FIR जो रजिस्टर्ड की गई है वो पहले उनके जो फैमिली के मेंबर्स है उनसे वेरिफिकेशन किया गया, वहां के लोकल NGO से वेरिफिकेशन किया गया, लोकल लोगों से वेरिफिकेशन किया, थाने की रिपोर्ट आई और उसके आधार पर वो FIR लॉन्च करी। जमाई साहब ने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि अगर किसी के पति को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर उसकी पत्नी का क्या होगा। ये बहुत ही इनका एक अच्छा प्रश्न था। तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि आसाम सरकार की एक स्कीम है जिसको हम अरुणोदय बोलते हैं। उस स्कीम के तहत हर महीने एक सुनिश्चित राशि जो है महिला जो उसकी बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में जाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिनके भी पति में गिरफ्तार होंगे उनके खाते में अरुणोदय स्कीम के तहत हर महीने एक सुनिश्चित राशि जाएगी और उसके अलावा उनको खाने पीने के लिए चावल वगैरह जो खाद्य सामग्री है वो मुफ्त मुहैया करवाई जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने सिर्फ ऐसे ही एक रात में सोचा और सुबह एक स्कीम लागू कर दी। इसका पूरा एक खाका तैयार किया गया है और उसके बाद में इस स्कीम को लेके आए हैं। और जो मैक्सिमम जो गिरफ्तारियां हैं वो 14 से बिलो जो 14 है वो पॉस्को एक्ट के तहत है, वो नॉन बेलेबल सेक्शन है, लेकिन 14 से 18 में उनको बेल भी हो सकती है, तो वो बेलेबल सेक्शन में है।
तो ये मैं जमाई साहब को मेरा उत्तर है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ठीक है, आपको कहीं रिजर्वेशन है जमाई साहब, वो एक अलग बात है, लेकिन आप भी विद्वान व्यक्ति और आपने खुद इस बात को स्वीकार किया कि बाल विवाह जैसी जो कुप्रथा है इसके खिलाफ आप भी हैं। लेकिन अगर आप इसके खिलाफ है तो फिर इसको रोकने के उपाय क्या है? या तो कानून के द्वारा रोका जाएगा या सामाजिक अवेयरनेस के द्वारा रोका जाएगा। तो अगर असम सरकार संविधान और कानून का पालन कर रही है तो फिर उसका विरोध क्यों? ओके, शोएब जहांगीर रिस्पॉन्ड कीजिए। हाँ, ये चूंकि जनहित का सवाल है, प्रमोद स्वामी जी ने जो बातें कही उससे 3 सवाल उठ रहे हैं और मैं पहले उठाना भी चाह रहा था कि जो वेरिफिकेशन की बात हुई, मैंने आसाम के लोगों से और हमारे AIDF के लोगों से भी बातचीत की, उस आधार पर ये कह रहा हूं कि क्या है कई मामलों में बहुत गड़बड़ी थी डेट ऑफ बर्थ का। यही बात जब NRC के जब डॉक्यूमेंट्स बन रहे थे, आपको पता होगा कि एक ट्रिब्यूनल बनाया गया और जिन के डॉक्यूमेंट सही नहीं थे उसको बनाने के लिए एक लंबा वक्त दिया गया। और आज भी आसाम में ये प्रोग्राम चल रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन सही की जा रही है। उस डॉक्यूमेंटेशन में डेट ऑफ बर्थ की जिनकी गड़बड़ियां हैं, जिनको सारी चीजें गड़बड़ियां होती, इसी दौरान इस वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान में कई ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं थी, अभी वो ट्राइब्यूनल में हैं, उनका अभी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं हुआ, लेकिन पुराने इस बुनियाद पर जो कि गड़बड़ डेटा था वो सरकार के अधिकारियों की कमी की वजह से उनको भुगतना पड़ रहा है। और उनके बारे में ये इल्जाम लगाया कि इन्होंने कम उम्र की लड़की से शादी की। ऐसे मामले लगभग 38% हैं इस केस में। नंबर 1। नंबर 2, तो इससे पहले सवाल उठा कि भाई देखिए, ये तो चूंकि बाहरी लोग होंगे इसी वजह से इनको कानून का नहीं पता है, तो 18 साल से पहले शादी कर रहे हैं। सरकार का आंकड़ा ये कहता है, नेशनल फैमिली सर्वे, हेल्थ सर्वे कहता है कि लगभग 20% आसाम के अलावा लगभग जो है 80% जो है बाल विवाह देश के अलग अलग और हिस्सों में है, जिसमें बहुत प्रिवेलेंट संख्या ये झारखंड और हरियाणा और राजस्थान का है। मुझे ये बताइए, सरकार यही कहती है इसी आंकड़े में कि लगभग 82% जो बाल विवाह है वो हिंदू समाज, जनजातीय समाज में है, बाकी 7% मुसलमानों में, और बाकी यहाँ से दूसरे माइनॉरिटी कम्युनिटी में जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। सवाल ये उठता है कि अगर इतनी बड़ी भारी संख्या में बाल विवाह दूसरे लोग कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं, जो तो ये कहां से बाहरी हो गए? ये कहां से घुसपैठी हो गए? ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है कि जो हमने गिरफ्तार किया है वो बाहरी हो सकते हैं, वो घुसपैठी हो सकते हैं, इसलिए उन पर ये कार्रवाई जायज है, ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है और एक मुद्दे को भटकाने की साजिश है। मेरा सवाल बहुत पर्टिनेंट है कि जिनकी वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टिल इन द प्रोसेस है, उसके बगैर ये कि आपने कैसे गिरफ्तारी कर ली। और जब ये मामला सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, तो सब जुडिस मामले में आपने कैसे गिरफ्तारी कर ली इस बुनियाद पर? ओके, शिवराज साहब रिस्पॉन्ड करो। उससे पहले मैं एक चीज सिर्फ बता दूं, जो आपने हरियाणा की बात करी, मेरे पास जो आंकड़ा है मुझे नहीं मालूम, आप हरियाणा इसमें उन राज्यों में नहीं है जहां पर ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस हो रही है। मेरे पास जो आंकड़ा, मैं सिर्फ जानकारी के लिए, हो सकता है कि ये जानकारी इंपॉर्टेंट हो, पश्चिम बंगाल में 42%, बिहार में 40%, त्रिपुरा में 39%, झारखंड में 35%, झारखंड आपने सही कहा, आंध्र प्रदेश में 33%, असम में 32%, तेलंगाना में 27%, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 25% जो है ये वहां का आंकड़ा। तो हरियाणा का नाम इसमें नहीं था, मैंने कहा करेक्ट कर दूं सिर्फ। शिवराज सर रिस्पॉन्ड कीजिए, वो कह रहे हैं। जी शिवराज सर। जी अशोक जी, 2 बातें हैं। एक तो फिर से वापस से वो डिबेट डिरेल होगी, किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने क्या कहा उस पे मैं दोबारा चर्चा नहीं करना चाहती। बात जहां तक बाल विवाह की है, और अगर ये शोएब जो मैं ये कह रहे हैं इनको बाकी प्रदेशों की भी बहुत चिंता अगर हो रही है, तो मैं तो खुले तौर पर कह रही हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, और यूनिफॉर्म सिविल कोड ही इन तरीके के और भी सामाजिक कुरीतियों का समाधान है। आप बनाइए ना एक लॉ, एक संविधान, हमारे एक संविधान के तहत एक ही लॉ हो, एक सिविल कोड हो जिसको देश का हर नागरिक माने। क्योंकि ये जो सामाजिक कुरीतियां हैं सिर्फ बाल विवाह तक सीमित नहीं है, बाल विवाह भी है, दहेज भी है, दहेज के साथ साथ मेहर की रकम भी दी जाती है। तो ये सारी कुरीतियां, इसको एक क्यों हम नहीं कर सकते? यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाइए, इंश्योर कीजिए कि जो जेंडर जस्टिस है
वो हर तरीके से, चाहे वो प्रॉपर्टी राइट्स का मामला हो बेटियों के लिए, चाहे वो बहुओं के लिए या सास ससुर के लिए जो भी राइट्स हैं, सब कुछ एक लॉ बनाइए और लेकर के आइए, उसमें दिक्कत क्या है? समस्या तब होती है जब हम ग्राउंड रियलिटी को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं और किसी भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम को प्रोपेगेंडा बता देते हैं। ये कहां का तर्क है? एक संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार है, इसी मुद्दे पे सरकार बन करके आई असम में, चाहे वो पिछला चुनाव था या वो ये वाला चुनाव था, इसी मुद्दे पे बनी कि हम बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन को रोकेंगे। तो ये मुद्दा बार बार उठेगा और ये विषय से विचलन नहीं है। ये मुद्दा उठेगा क्योंकि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन की वजह से लोअर असम और अपर असम की जो फाक की बात करते हुए आदिल जी चले गए, बहुत ही लूजली बोल करके चले गए कि अपर असम और लोअर असम में डिवीजन की बात है। भाई डिवीजन हो चुका है डेमोग्राफी के आधार पर, सोशल इश्यूज के आधार पे हो चुका है। ड्रग्स कार्टेल जिस तरीके से उस एरिया में ऑपरेट करे, सारी चीजें आउट इन दी ओपन है। कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता वर्थ देयर सॉल्ट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता जो लोअर असम में काम कर रहा होगा वो आपको बताएगा कि ये समस्याएं हैं, तो इनसे मुंह क्यों मोड़ना और इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों करना? ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा मूल सवाल यही है कि इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों करना है, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर फिर कह रहा हूं मैं, प्रोसेस पे अगर कुछ प्रश्न है तो उन पर चर्चा हो सकती है, डिबेट हो सकती है, लेकिन ऐसे कदम जो संविधान और कानून के दायरे में उठाए जाते हैं उनको लेकर हिंदू मुस्लिम क्यों करना? मैं इस सवाल पर आऊंगा, शोएब जी मौका दूंगा आपको, प्रमोद जी के पास भी आ रहा हूं, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। ओ मेहता साहब, किन ख्यालों में खोए हुए हो? म्यूचुअल फंड के, इक्विटी फंड में SIP तो किया है, पर अभी मार्केट डाउन है, समझ नहीं आ रहा चालू रखूं या बंद कर दूं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए इसमें उतने ही पैसे डालो जिसे लंबे समय तक रख सको। बात तो सही है आपकी, चले चलिए। समझ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, असम में बाल विवाह के खिलाफ जो मुहिम शुरू हुई है उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। प्रमोद स्वामी बीजेपी से, शुभ्रस्ता लेखिका है, डॉक्टर शोएब जमाई इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। प्रमोद स्वामी, कुल मिलाकर ये क्योंकि इतना बड़ा विवाद ये बन चुका है और जो तस्वीरें भी आ रही हैं, जो शोएब जमाई कह रहे हैं, कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं महिलाओं की, बच्चियों की रोते हुए, गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या आपको लगता है इसको लेकर कोई और सरकार को, जैसा कि आदिल अभी नहीं है मेरे साथ, लेकिन वो कह रहे थे कि भाई लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर देते, 2 महीने का समय दे देते तो शायद ये चीजें आसानी से हो जाती। क्या आपको लगता है इस सब की जरूरत थी? इसकी तो जरूरत है। जो सामाजिक स्तर पर जो संगठन है या हमारे जो कार्यकर्ता अवेयरनेस कर रहे हैं, सिर्फ अवेयरनेस से नहीं होगा। एक सख्त कानून जो ऑलरेडी देश में है, उस कानून को अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और कानून का अगर भय नहीं होगा, तो आपने खुद ही चर्चा के पहले कहा
तो लोग फिर वो इस तरह से तैयार नहीं होते, कानून का पालन नहीं करते हैं। तो सरकार की पूरी तैयारी है इसमें, और कोई भी सकारात्मक सजेशन अगर विपक्ष की तरफ से आता है, या जमाई साहब ने जो कहा कि किसी टेक्निकल एरर की वजह से अगर किसी की उम्र में कोई गलती है, तो उसके लिए निश्चित रूप से असम सरकार के पास में या कोर्ट में अगर कोई अपने तथ्यों के साथ अपनी बात रखता है तो निश्चित रूप से उसकी मदद की जाएगी, और हम भी मदद करेंगे। और जो सामाजिक संगठन है या जो लीगल एक्सपर्ट्स लोग हैं, उनकी भी इसमें मदद ली जा सकती है। लेकिन यहाँ मूल प्रश्न ये आता है कि अभी AIMIM के प्रतिनिधि चले गए, लेकिन जब भी इस देश में रिफॉर्म्स की बात आती है, सामाजिक कुरीति और सामाजिक कुप्रथा के विरुद्ध जब भी सरकार या कोई भी कदम उठाती है सरकार, जैसे तलाक के नाम पर जब हमारी मुस्लिम बहनों के स्वाभिमान के साथ खेला जा रहा था, और मोदी जी जब एक कानून लेके आए तो फिर उस कानून का भी विरोध होना चालू हो गया। आज बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ अगर हम कार्रवाई कर रहे हैं तो बहाने बनाए जा रहे हैं कि पहले लागू क्यों नहीं किया, आगे क्यों नहीं हुआ, आप देरी क्यों। अरे भाई, देर आए दुरुस्त आए, कानून अगर कोई आया है तो आप उसका स्वागत करिए। हाँ, अगर उसमें कोई आपको कोई कमी लगती है तो आप उसमें सकारात्मक सुझाव देने के लिए आप स्वतंत्र है। और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि वहां जो विपक्ष है वो भी अगर कोई पॉजिटिव सजेशन देता है तो सरकार को भी अहंकारी नहीं होकर के उस सजेशन को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन यहाँ विपक्ष की प्रॉब्लम क्या है कि विपक्ष हर मुद्दे के ऊपर में राजनीति करता है। आप 40% में है अशोक जी, लेकिन हिंदुओं की तरफ से या हिंदू संगठनों ने कोई आंदोलन नहीं किया, कोई थानों का घेराव नहीं किया। उन लोगों ने इस बात को कहा कि हमसे गलती हुई है, तो वो कानून का सहारा लेकर के जो भी इसमें जो कानूनी प्रक्रिया उसके द्वारा वह करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को बेटी बचाओ से मतलब नहीं है, वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, जैसे ओबीसी और बदरुद्दीन साहब जैसे लोग, वो और कांग्रेस, वो लोग इसको ईंधन देकर करके लोगों को एक गलत दिशा की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके शोभ जमाई जी, जो बात प्रमोद जी कह रहे हैं कि भाई रिफॉर्म्स की जब कभी बात होती है तो एक पूरा वर्ग जो है खिलाफ। अभी शिवराज जी ने कहा कि भाई ये सब चीजें जो है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दीजिए और उसके बाद जो है उससे जो है बहुत सारी चीजें जो है अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब कभी ऐसे रिफॉर्म्स होते हैं तो एक वर्ग उठता है और विरोध होता है। प्रमोद जी कह रहे हैं कि 40% हिंदू गिरफ्तार हुआ वहां पर, लेकिन कोई हिंदू संगठन विरोध नहीं कर रहा। लेकिन तमाम जो मजहबी राजनीति करने वाले हैं वो लोग आकर इसका विरोध में उतर आए हैं। देखिए, इसी को कहते हैं नैरेटिव बिल्डिंग। भाई, यहाँ से उसमें हिंदू जो गिरफ्तार हुए हैं, कोई हिंदू संगठन नहीं आया, लेकिन जो यहाँ से जिनकी गिरफ्तारियां हुई उसमें हिंदू बहनें जो प्रताड़ित हुई इस मामले में, वो आकर के यहाँ से कैमरे के सामने वो अपनी पीड़ा बयान कर रही है। और AIUDF ने अगर उस पर विरोध किया है तो AIUDF कोई मुस्लिम या हिंदू संगठन नहीं है, वो एक पॉलिटिकल बहुत बड़ी अपोजिशन पार्टी थी। वहां पे 17 MLA रहे, तो उसके वोटर हिंदू भी हैं, वोटर मुसलमान भी। अगर वो इस पे सवाल उठा रही है तो यानी वो जनता के हित के मुद्दे उठा रही, ना कि मुसलमान के। नंबर 1। नंबर 2, एक बात होती है ना कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। असल में क्या था कि इनको UCC के मुद्दे को सामने डालना था, तो बजाय इस बात के मेरे सवाल का ये जवाब देने के कि भाई जो लोकल LIU है उसकी फेल्यूर, जो लोकल जिनको ये कानून इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी थी जिन अधिकारियों पे, जिन लोकल पुलिस ऑफिसर्स पे, उन पे कार्रवाई ना कर करके आपने गरीब मजदूरों के घरों को जो तबाह किया है उस पे जवाब नहीं देंगे। लेकिन कहेंगे कि देखिए, चूंकि आप सवाल उठा रहे हैं तो इसका हल यह है कि UCC ला दीजिए, सब हल हो जाएगा। मैडम, अगर इस तरीके से सारी चीजें हल हो चुकी होती तो अंबेडकर साहब उसी वक्त कह देते कि हाँ ठीक है अभी ला दो, कोई हमें 70 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से मसले हल नहीं होते। मीनस है, सोशल मीडिया से इसका हल होना चाहिए, निवारण होना चाहिए, इस पे यहाँ से चीजें बदलनी चाहिए। लेकिन यह तरीका नहीं है, और ये मीनेस किसी एक समाज का नहीं है। हिंदू समाज में बहुत बड़ा प्रिविलेंट है, आदिवासियों में। मैं जिस झारखंड से आता हूं, और मुझे लगता है कि सुभाषा जी है उससे ज्यादा दूर नहीं रहती है, जहानाबाद की है ये, तो आप देखो ना कि झारखंड में आप यहां से किसी भी जगह, धनबाद और किसी जगह चले जाओ, पूरे गांव के गांव हमारे आदिवासी जनजातीय समाज में 14 साल 13 साल की लड़कियों की शादियां हो जाती है। इस सोशल मीनेस का निवारण
क्या चाबुक होगा या फिर इनकी लिटरेसी? अशोक जी, मैं जवाब देना शिवराज सर जी रिस्पॉन्ड कीजिए। ओके शिवराज सर जी रिस्पॉन्ड कीजिए जी। कानून को अगर एक मिनट प्रमोद जी, एक मिनट दो रुकिए। बातें तथ्यात्मक रूप से गलत कही गई। एक तो बोलिए। एक तो कि मैं जहानाबाद से नहीं हूं, मेरा मूल निवास नालंदा का है, लेकिन बहरहाल दूसरी बात जो गलत बात कही गई वो ये कि बाबा साहेब अंबेडकर यूसीसी के खिलाफ थे। बिल्कुल भी नहीं थे। इनफैक्ट जो खिलाफत हुई थी यूसीसी की, उसमें से एक नेता झारखंड के थे, ये मैं आधिकारिक रूप से कह सकती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स पड़ी हुई हैं ऑनलाइन, कोई भी आदमी जाकर के रेफर कर सकता है उसको। और आदिवासियों का ही मुद्दा उठाया गया था कि वहां पे बाल विवाह होते हैं और बहुत सारी और भी कस्टम्स हैं जो यूसीसी के लाने के बाद वो यूनिवर्सलाइज हो जाएगा मामला। लेकिन मैं उसमें नहीं जा रही। यूसीसी को लेकर के मैंने एक जनरल बात कही कि जो ये सिविल मुद्दे हैं, जो सोशियोलॉजिकल मुद्दे हैं, इनको सॉल्व करने का वक्त आ गया है। एक तो बार बार ये कह दिया जाता है तब संविधान जब लिखा गया था तो ये रूल रेगुलेशन नहीं थे। भाई आज संविधान आज थोड़ी लिखा गया, 6 दशक से ऊपर, 7 दशक से ऊपर उठ के हो गए। उस 7 दशक में भारत भी बदला है, परिस्थितियां भी बदली हैं। अगर आज जरूरत हो रही है, लोगों को हो रही है, तो पार्लियामेंट अगर निर्णय लेता है तो इसमें दिक्कत क्यों होनी चाहिए? संविधान में तो बहुत बदलाव हो चुके हैं, संविधान में तो बहुत संशोधन और संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें और ये जो कहा जा रहा है कि हिंदू महिलाएं भी सामने आकर के रो रही हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान में संशोधन हुआ, इसका संविधान में संशोधन होते रहे। कोई भी आधिकारिक संशोधन हुए सर एक एक करके लगातार क्यों एक एक करके सर शोएब जी प्लीज, शोएब जी एक एक करके प्लीज उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। हाँ जी बोलिए। यूसीसी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है भाई साहब, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। वो कहा ही, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इसीलिए डाला गया था कि कल अगर देश को जरूरत पड़ेगी और पड़नी ही चाहिए, इसीलिए उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाला गया था। थोड़ा तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए ना संविधान के बारे में। मैं सिंपल सी बात कह रही हूँ अशोक जी, अगर किसी भी व्यक्ति को इस देश के सोशियोलॉजिकल मुद्दे पे एक वृहद चर्चा करनी हो तो खुले मन से ही करनी होगी। ये मजहबी पार्टियों के साथ अगर हम तालमेल बिठा करके सोचेंगे कि हम एक सेक्युलर संविधान की बात करें तो ये संभव नहीं है। AIUDF के बारे में कोई टेलीविजन डिबेट्स में कितना भी कुछ कह ले, वो कितनी सर्वव्यापक और सार्वभौमिक पार्टी है, इसका ब्यौरा असमियों के पास ही है। और वो किस डेमोग्राफी में कहां तक सिमटी हुई है, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अगर मैप किया जाए तो पूरी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होती है। इसीलिए मुझे उसके लिए स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। ओके शोएब जी 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए फिर जी। आखिरी पार्ट में चूंकि आप समराइज कर रहे हैं, यूसीसी को आप यही तो कहेंगे कि पूरे देश की जो यहां से अलग अलग विभिन्न जातियां, प्रजातियां, समाज और धर्म के लोग हैं, उनके जो पर्सनल लॉज है, जो उनके क्या कहते हैं, उसके संस्कृति कल्चर के साथ जुड़ा हुआ, आप उसको जो है एक जगह ला करके और सबके लिए एक ही कानून ला देंगे। मेरा यह कहना है कि आप नॉर्थ ईस्ट में, साउथ इंडिया में और सब जगह ये एक रेफरेंडम करा के देख लीजिए कि कितने लोग यहां से अपने अपनी कल्चर के साथ समझौता करना चाहते हैं। उसके बाद आप यूसीसी से लेकर के आइए। क्यों नहीं लाते? आप क्यों चलाना चाहते हैं? जब देश संविधान से चल रहा है, सबको अपना कल्चर ये इंप्लीमेंट करने की आजादी है, तो आप क्यों एक कानून के चाबुक में आप लाना चाहते हैं? संविधान में बदलाव आए ही तो फिर यूसीसी क्यों ना पूछो? सर मेरा ये मानना है कि आप रेफरेंडम की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है जो लोग जो सरकारों को चुनते हैं तो वो जब सरकार को चुनने की प्रक्रिया होती है वो भी इसी का हिस्सा होता है कि ये सरकार जो है अपनी पॉलिसियां, सरकार अपनी एक मिनट सर नहीं वो तो अगर आप शोएब जी अगर आप वो आंकड़ा देंगे ना तो आज तक की नहीं शोएब जी रुकिए, अगर आप वो आंकड़ा देने लगेंगे ना तो आज तक की देश की हिंदुस्तान की जितनी सरकारें हैं ना उनमें से ज्यादातर सरकारों को कोई हक ही नहीं होगा कुछ करने का। तो ये तो जो डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है, जो आपने सिस्टम स्वीकारा, जो संविधान के तहत स्वीकारा, उसके तहत तो आपको चलना पड़ेगा ना। आप अगर संविधान को मानते हैं तो उसके तहत आपको मानना पड़ेगा। और बेसिक बात मैं ये कह रहा हूं कि किसी की भी कल्चरल वो अपनी जगह है, लेकिन जब बड़े इश्यू आते हैं,
एक महिला की, एक बच्ची की जिंदगी का सवाल आता है, उसकी शिक्षा का सवाल आता है, और बच्ची को जो है अननेसेसरी उसके सपनों पर कुठाराघात होता है, तो वहां पर जो है ना हमको संस्कृति और बाकी जो चीजें जो मुद्दे उठा रहे हैं ना, वहां भी हमको पुनर्विचार करने की जरूरत है। हम कूप मंडूक बनकर सर समाधान शिक्षा है। सर शिक्षा मिलने नहीं सर शिक्षा मिलने नहीं। ओके मेरे पास समय नहीं है, ये कह दिया मेरे पास समय नहीं है सर, एक मिनट रुकिए सर, मेरे पास एक मिनट, मेरे पास समय नहीं है सर। शिक्षा, इस देश में शिक्षा का प्रसार में अभी बहुत कुछ होना है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो शिक्षित हैं और जो जानते हैं वो भी क्या करते हैं, ये हम सब ने देखा है। इसलिए जो है इसका मतलब साफ तौर पर है कि कुछ लोग जो हैं अपनी धार्मिक प्रथाओं के नाम पर जो हैं कुछ चीजें कर रहे हैं, और जो गलत चीजें अगर सही है, अगर वो मानवीय दृष्टि से सही है तो ठीक है, लेकिन जो मानवीय दृष्टि से सही नहीं, कम से कम उन पर तो रोक लगा दीजिए। इसलिए मुझे लगता है असम सरकार को जो कंसर्न उठाए जा रहे हैं उनको एड्रेस करे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मोटे तौर पर बाल विवाह को रोकने के लिए अगर कोई राज्य सरकार जो कड़े कानून उठा रही है इतने सालों की मेहनत के बाद, इतने सालों के जो है जन अभियान के बाद, तो मुझे लगता है उसकी सराहना होनी चाहिए। क्यों नहीं? अगर कानून से नहीं, अगर लोग अभियान से नहीं मानते तो कानून से शायद मान जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। दो टूक में इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।